Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 9 of class 12th, that is strategies for the enhancement in food production. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. Before we start with this, let us first revise what we have studied in the previous session. तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे प्लांट ब्रीडिंग की जो टेक्निक है उसका यूज़ करके हम जो क्रॉप वगैरह हैं उनको इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। और अगर किसी भी प्लांट को अगर हमने इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंस बनाना है तो उसके लिए जो हमारी कन्वेंशनल ब्रीडिंग की टेक्निक थी उसका भी यूज़ किया जा सकता है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि जो डिजीज़ रेजिस्टेंस वाले जो जीन्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और फिर उनसे नई वैरायटी के अंदर उनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। और इस तरीके से जो और चीज़ें हैं वो ईज़िली हो सकती हैं। हमने ऐसे ही बहुत सारे जो इंसेक्ट पेस्ट हैं उनसे रेजिस्ट करवा दिया है कुछ क्रॉप्स को। इनमें से कुछ का एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस टू जेसिड इन कॉटन, यानी जो कॉटन का जो क्रॉप है वो जेसिड्स के केस में रेजिस्टेंस हो चुका है, उनको ये जो इंसेक्ट है वो अब अफेक्ट नहीं करता। या फिर अगर हम वीट की बात करें तो जो वीट है वो सिरल लीफ बीटल के केस में अब रेजिस्टेंस हो चुका है, ये इंसेक्ट अब उसको अफेक्ट नहीं करता। इसके अलावा हमने और भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ पढ़ी जो कि हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक से हमने अलग अलग वेराइटीज़ का प्रोडक्शन करवा लिया है जो कि इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्रेसिका स्पीशी है उसकी जो पूसा गौरव वैरायटी है वो रेजिस्टेंस है कौन सा इंसेक्ट के केस में, एल्फिड्स के केस में। जो दूसरा एग्ज़ाम्पल था वो था फ्लैट बीन। जो फ्लैट बीन है उसकी दो वैरायटीज़ हैं, पूसा सेम 2 एंड पूसा सेम 3। ये जो दोनों वैरायटीज़ हैं ये जैसड्स, एल्फिड्स और जितने भी फ्रूट बोरर्स वगैरह हैं उनसे ये रेजिस्टेंस हो चुकी हैं। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ ओकरा, दैट इज़ भिंडी। तो जो भिंडी की एक वैरायटी है पूसा सेवनी और पूसा A4, ये जो दोनों वैरायटीज़ हैं ये रेजिस्टेंस हैं शूट और फ्रूट बोरर के केस में। इसके अलावा हमने कुछ ऐसे प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक भी देखी जिनको नॉर्मली यूज़ किया जाता है फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करवाने के लिए, यानी कि डाइट के अंदर प्रॉपर आयरन, विटामिन्स, आयोडीन, जिंक, मिनरल्स, ये सारी चीज़ों का जो कंटेंट है वो होना चाहिए। तो इसके लिए जो एक टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन। क्या होता है बायोफोर्टिफिकेशन? ब्रीडिंग क्रॉप विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। हमने कल पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना तो प्रॉपर खाना मिल पाता है और ना ही उनके खाने के अंदर जो जितने भी विटामिन मिनरल की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो मिल पाती है। तो ऐसी डाइट जहाँ पे लोगों को विटामिन, मिनरल्स या फिर जो प्रोटीन वगैरह हैं इनके कंटेंट नहीं मिल पाते हैं सफिशेंट अमाउंट में, इसको हम हिडन हंगर भी बोलते हैं। तो अब ये जो हिडन हंगर वाली प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये हो सकता है कि हम ऐसी जो क्रॉप प्लांट हैं उनको ब्रीड करें जिनके अंदर ज़्यादा लेवल में प्रोटीन, मिनरल और जो फैट वगैरह हैं
ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हों। तो ये जो बायोफोर्टिफिकेशन है, इसके लिए 4 ऑब्जेक्टिव मेन को कंसीडर किया जाता है। पहला है प्रोटीन कंटेंट इन क्वालिटी, दूसरा है ऑयल कंटेंट इन क्वालिटी, तीसरा है विटामिन कंटेंट, और जो चौथा है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट। यानी कि जब भी हम कोई भी जो प्लांट ब्रीड को करवाते हैं, प्लांट ब्रीडिंग को, तो उस टाइम पे हमें उनकी क्वालिटी के पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि उसके अंदर जो हम नई वैरायटी बना रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी सही हो, ऑयल कंटेंट और उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, विटामिन्स भी पूरे प्रेजेंट हों उसके अंदर, और उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो मिनरल कंटेंट है वो भी सही अमाउंट में प्रेजेंट हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने इसी टेक्निक का यूज़ करके 2000 के आसपास हमने जो मेज़ के जो हाइब्रिड्स बनाए, उनके अंदर क्या चीज़ थी, हमने अमाइनो एसिड और इसके अलावा ट्रिप्टोफेन और इन सारी चीज़ों का जो अमाउंट था वो डबल करवा दिया। इससे पहले वाली जो वैरायटी के अंदर जितना अमाउंट था उसका डबल करवा दिया हमने 2000 के आसपास। इसके अलावा हमने जो वीट की वैरायटी है, दैट इज़ एटलस 66, इसके अंदर भी हमने प्रोटीन कंटेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि जो लोग वीट को कंज्यूम करें उनके अंदर डायरेक्टली जो ये प्रोटीन का कंटेंट है वो जाए ही जाए। इसके अलावा हमारी जो एक इंस्टीट्यूट है IGRI, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है, वो भी ऐसी बहुत सारी जो क्रॉप की या वेजिटेबल्स की वैरायटीज़ को टाइम टू टाइम रिलीज़ करते रहते हैं जिनके अंदर विटामिन और मिनरल का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने कैरेट, स्पैनच, पम्पकिन, बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ किया है जिनमें से कुछ के अंदर तो विटामिन ए ज़्यादा है, किसी के अंदर विटामिन सी ज़्यादा है, किसी के अंदर आयरन और कैल्शियम ज़्यादा है। तो इस तरीके की जो वैरायटीज़ हैं वो टाइम टू टाइम रिलीज़ वो करते रहते हैं। अब हमारा नया टॉपिक है, दैट इज़ SCP, दैट स्टैंड फॉर सिंगल सेल प्रोटीन। Conventionally, agriculture production of cereal, pulses, vegetable, fruit, etc. may not be able to meet the demand of food at the rate which human and the animal population is increasing. तो जिस तरीके से हमारा जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है खेती करने का, कोई भी पल्सेस या फ्रूट वेजिटेबल वगैरह उगाने का, वो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उस तरीके से जितने भी जो खाने की डिमांड आएगी उसको पूरा कर सकें। द शिफ्ट फ्रॉम द ग्रेन्स टू मीट डाइट ऑल्सो क्रिएट मोर डिमांड फॉर द सीरियल्स एज इट टेक 3 to 10 kgs of grain to produce 1 kg of meat by animal farming। और जिस तरीके से जो लोगों का रुझान है जो कि अनाज से मीट की कंजप्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो इसने भी जो हमारे जो जितने भी ग्रेन्स वगैरह हैं, सीरियल्स वगैरह हैं, उनकी डिमांड को बढ़ा दिया है। अब जब लोग ग्रेन से मीट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो सीरियल्स का अमाउंट कैसे बढ़ रहा है, कैसे उसकी ज़रूरत बढ़ रही है, क्योंकि नॉर्मली तो कम होनी चाहिए क्योंकि लोग ज़्यादा मीट कंज्यूम कर रहे हैं। पर उस मीट को बनने के लिए भी 1 kg मीट को बनने के लिए नॉर्मली 3 से 10 kg ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है एनिमल फार्मिंग जब हम करते हैं, क्योंकि वो जो एनिमल्स हैं वो भी तो उसके ऊपर ग्रेन्स के ऊपर ही तो फीड करते हैं। Can you explain the statement in the light of your knowledge
इन फूड चेन। तो आप इस स्टेटमेंट को फूड चेन के साथ भी इंटरलिंक करके देख सकते हो, क्योंकि मीट कंजप्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो जितने भी जो मीट ईटिंग एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली किसके ऊपर फीड करेंगे, जो उनसे लोअर वाला ट्रॉपिक लेवल है उसके ऊपर फीड करेंगे। और इससे जो लोअर वाले ट्रॉपिक एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली किस चीज़ पे फीड कर रहे हैं, प्लांट के ऊपर ही तो वो फीड कर रहे हैं। मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। तो हमारे जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके अंदर उसके टोटल का 25% से भी ज़्यादा जो हिस्सा है वो भूख से और कुपोषण का शिकार है। वन ऑफ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ द प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन इज़ द सिंगल सेल प्रोटीन। और इसका अल्टरनेट सोर्स क्या हो सकता है प्रोटीन का एनिमल और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए, वो है सिंगल सेल प्रोटीन्स। यानी कि हम जो SCPs का प्रोडक्शन है अगर हम उसको इंक्रीज़ करवाएं तो उसके अंदर जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन का जो कंटेंट है वो भी भरपूर है, पूरे के पूरे अमाउंट में प्रेजेंट है। माइक्रोब्स आर बीइंग ग्रोन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। तो जो माइक्रोब्स वगैरह हैं उनको इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर उगाया जाता है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रोटीन के को लेके एक बहुत अच्छे सोर्स का काम करते हैं। माइक्रोब्स लाइक स्पाइरुलिना कैन बी ग्रोन ईजीली ऑन मटीरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम द पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट containing starch, straw, molasses, animal manure and even sewage to produce large quantities and serve as the food rich in protein, minerals, fat, carbohydrate and proteins। तो अब हमने जो बोला कि जो माइक्रोब्स हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हैं, इसीलिए उनको इंडस्ट्रियल स्केल पे उगाया जाता है। पर क्या इंडस्ट्रियल स्केल पे उगाने से इंडस्ट्रीज़ को कोई और भी फ़ायदा होता है, वो हम देखते हैं। तो इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, दैट इज़ स्पाइरुलिना। तो ये जो स्पाइरुलिना है ये माइक्रोब, इसकी जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो ये है कि ये बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है और जो वेस्ट वाटर है उसके ऊपर भी ग्रो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे पोटैटो प्रोसेसिंग का काम होता है उसका जो वेस्ट वाटर निकलता है उसके ऊपर भी ये जो स्पाइरुलिना है उस पानी में भी बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। और हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि जो पोटैटो है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है और ये स्पाइरुलिना के लिए और भी अच्छा मीडियम प्रोवाइड करवाता है बहुत अच्छे से ग्रोथ होने के लिए। इसके अलावा जो स्ट्रॉ है, मोलेसेस हैं, जो एनिमल मैन्योर है, या फिर इवन अगर हम सीवेज को भी कंसीडर करें वहाँ पे भी ये जो माइक्रोब्स हैं जो स्पाइरुलिना हैं वो इजीली ग्रो हो जाती है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होती है। और ये जो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पाइरुलिना वगैरह हैं ये ऐसे फूड कंटेंट का काम करती हैं जिसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं, फैट भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और विटामिन्स भी होते हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल नेग्लिजिबल चीज़ों पे ग्रो हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वेस्ट वाटर है, जिन चीज़ों पे हम ध्यान भी नहीं देते हैं उन चीज़ों पे ये ग्रो हो रही हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा कंटेंट में भी ग्रो हो रही हैं, इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है और इसके साथ साथ इनकी जो क्वालिटी है, जो विटामिन, प्रोटीन, मिनरल जो कंटेंट है वो भी इनमें बहुत ज़्यादा है। तो ये एक अल्टरनेटिव सोर्स का काम कर सकती हैं लोगों की
जो हंगर है उसको सैटिएट करने के लिए। Incidentally, using such utilization also reduce environmental pollution। और जिस प्लेसेस पे ये ग्रो हो रही है, जिस मीडियम में ये ग्रो हो रही है, ये वहाँ पे जो पॉल्यूशन है उसको भी कम करवा रही है। तो ये हर तरीके से हमारे बेनिफिट के लिए काम कर रही है। It has been calculated that a 250 kg cow produce 200 ग्राम of protein per day। तो नॉर्मली कैलकुलेट किया गया है तो हमें ये पता चला कि जो 250 किलो की जो गायें हैं वो अराउंड दिन में 200 ग्राम का जो प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस करवाती है। इन द सेम पीरियड 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक मिथाइलोफाइलस और मिथाइलोट्रोपिस, because of its high rate of biomass production and growth, can be expected to produce 25 tons of protein। तो हम यहाँ डिफरेंस बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि एक 250 किलो की जो गायें हैं वो दिन में सिर्फ कितना प्रोटीन बना रही है, 200 ग्राम। बट वहीं अगर हम 250 ग्राम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म लें जैसे कि मिथाइलोफाइलस या फिर मिथाइलोट्रोपिस, और इतने ही टाइम ड्यूरेशन यानी 24 आवर के अंदर ये बायोमास का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करता है, इसीलिए ये 24 घंटे के अंदर 25 टन का जो प्रोटीन है उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो हम फ़र्क को एज़ क्लियर एज अ डे हम देख सकते हैं कि ये जो अल्टरनेटिव सोर्स है ये मेन सोर्स से भी ज़्यादा बेटर काम कर सकता है। द फैक्ट दैट द मशरूम आर ईटन बाय many people and large scale mushroom culture is a growing industry make it believable that microbes too became acceptable as food। तो जैसे जैसे लोग फॉर एग्ज़ाम्पल समझाया हुआ है कि जो मशरूम का कंजप्शन करने लगे हैं, मशरूम क्या है, एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो अब लोग जब इतना खा रहे हैं तो उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसीलिए एक नई ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में जो मशरूम कल्टीवेशन का काम है वो बढ़ता जा रहा है। इसको देख के हमें थोड़ी बहुत होप आती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री का काम भी कर सकते हैं और इसके अलावा जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज अ फूड एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर है।